सो गाइज आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे चैनल हमारा झारखंड पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर है ना वो है जेएसएससी ने जो जेई जूनियर इंजीनियर का कोर्स लॉन्च किया है ना, सॉरी कोर्स नहीं, जो पोस्ट वैकेंसीज दी है और लगभग 1300 के आसपास वैकेंसी है। तो उसी में से आज हम एक पोर्शन टेक्निकल का स्टार्ट करने वाले हैं जो कि जनरल इंजीनियरिंग का जिसे कि आप सामान अभियांत्रिकी बोलते हो, उसी का मैकेनिकल का एक पोर्शन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका टीडी, थर्मोडायनेमिक्स। ये अभी जो भी एस्पिरेंट जो कि मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल किसी से बिलोंग करते हैं, जो कि जेएसएससी जेईई की तैयारी करो, उनके लिए ये टॉपिक बड़ा यूज़फुल होगा। अभी हम इसको जनरल इंजीनियरिंग के प्रॉस्पेक्ट में कवर करेंगे। कहने का मतलब कि उन चीज़ों को देखेंगे जो कि पेपर 1 में 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल तीनों से मिक्स क्वेश्चन आएंगे। इसका नॉलेज सभी को होना जरूरी है। सो आज हम मैकेनिकल का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल का एक टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हम ऐसे करके चीज़ों को देखते चलेंगे। सो आज का हमारा जो लेक्चर है बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का है। तो जो कोर ब्रांच मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी इसके अलावा तीनों के तीनों ब्रांच को ये देखना है क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग के प्रॉस्पेक्ट से ही कवर किया जा रहा है। ठीक है। सो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हो, जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल किसी भी कोर्सेज़ की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो क्योंकि यहाँ आपको दोनों प्रकार के वीडियोस उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे आप झारखंड में हो रहे हैं कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपको हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा मदद देने वाला है। ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं। दिस इज़ मी गाइज, आई एम योर मेंटर, आई एम विकास कश्यप। सो हम आपको अभी आज टेक्निकल का जो पहला पार्ट है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये हमारा ऐप है। जो लोग भी सीजीएल है, जेएसएससी जो जेएसएससी का सीजीएल है, इसके अलावा जो उत्पाद सिपाही का कोर्स निकला हुआ है, एक्साइज कांस्टेबल या एक जो सिर्फ कांस्टेबल की वैकेंसी है और एक एसआई का और सीजीएल, इन चारों में से अगर किसी कोर्स के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। इस ऐप को ज्वाइन करके ये आपको एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर दोनों पे आपको मिल जाएगा। iOS पे भी उपलब्ध है और एंड्रॉयड पे भी उपलब्ध है। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत होने से इन तीनों नंबर पे कॉल करो। और इन चारों में से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो इसके कोर्सेज आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। आप वहाँ से जुड़ के कोर्सेज को परचेज करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। ठीक है। और ये रहा आपको ऐप का जो लोगो है, प्रीफेस जो है आपको जो एंड्रॉयड पर दिखने वाला है, ऐसा दिखने वाला है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स जो टेक्निकल का पहला लेक्चर है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि गाइस आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। सो सबसे पहले ये जो शब्द हम सुनते हैं थर्मोडायनेमिक्स का मतलब पहले हम समझते हैं और मतलब समझने के बाद हम एक एक करके इसके की कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो देखो ये पहले थर्मोडायनेमिक्स जो बना है ना, ये दो शब्द से मिलकर बना है। ये दो शब्द से मिलकर बना। अगर इसको आप काट दोगे ना तो एक तो आता है थर्म और एक आता है डायनेमिक्स। थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का सिंपल मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। यहां पे अगर हम बात करें बेसिकली तो ये किस टाइप का पावर है? तो मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल पावर है। सो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को देखिए तो ये दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द का मतलब है थर्म, इसका मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? पावर। वैसे अगर आप डायनेमिसिटी को अगर आप समझते हो तो डायनेमिसिटी अच्छा हम बाद में डिफाइन करते हैं उन सब चीज़ों को। सो बेसिकली अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को देखते हो, थर्मोडायनेमिक्स कैसा है? थर्मोडायनेमिक्स क्या दिख रहा है आपको कि ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो आपका थर्म हो गया, दूसरा क्या हो गया? आपका डायनेमिक्स हो गया। इसका मतलब होता है हीट और इसका मतलब क्या होता है? पावर। सो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स इफेक्ट। मतलब एनर्जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेंगे? अगर थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलने वाले हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद एनर्जी इंट्रैक्शन। लिखो इसको आप, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with it is the branch of science which deals with energy interaction and its effect on system and surrounding
तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स वो साइंस का ब्रांच है जहां हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि एनर्जी का इंट्रैक्शन कैसे होता है और उसका जो इंट्रैक्शन है उसके कारण सिस्टम और सराउंडिंग पे क्या इम्पैक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ देखो कितने टर्म्स निकल गए हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या समझा कि थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। जब हम यहाँ बात करेंगे तो हम मैकेनिकल पावर की बात करने वाले हैं। और अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे देखें तो क्या देखने वाले हैं कि ये साइंस का वो ब्रांच है ना जो कि एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में बताता है और उसका जो इम्पैक्ट होगा सिस्टम और सराउंडिंग पे उसको बताता है। अब यहाँ तीन चीज़ें निकल के आई हैं, ध्यान देना। अब यहाँ हमारे पास तीन चीज़ें निकल के आई, क्या क्या? तो जो चीज़ें निकल के आई, पहला तो आया एनर्जी, पहला आया एनर्जी, दूसरा आया सिस्टम और तीसरा आया सराउंडिंग। देखो मैं जब भी पढ़ाऊंगा ना, टेक्निकल या फिर मैं नॉन टेक्निकल में अगर मैं पढ़ाता हूं तो जितने भी टर्म्स आते हैं हम एक एक चीज़ को देखते चलेंगे, क्योंकि देखो आपका जो कंसेप्ट है ना वो रूट लेवल से बिल्ट होता है। तो एनर्जी, सिस्टम, सराउंडिंग, हम तीनों की बात करते हैं। एनर्जी क्या है? तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा होगा एनर्जी क्या है, बताओ। बहुत ही बेसिक सा डिफिनेशन जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा है कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू चेंजेस। ठीक है, एनर्जी क्या है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। यही आप पढ़ते आ रहे हो हर जगह। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता क्या है? एनर्जी है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं इट इज द कैपेसिटी टू कॉज चेंजेस। वर्क को न लिखकर हम लिख सकते हैं कॉज चेंजेस। अब एनर्जी तो हमने समझ लिया कि भाई एक तरह से किसी कार्य को करने की जो क्षमता है, जहां से बल मिलता है, जो चीज कार्य को करवाती है काम को, या जो चेंजेस को करवाती है, वो क्या है? तो एनर्जी है। तो बेसिकली जब तक एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा नहीं, कोई चेंजमेंट होगा नहीं। हम इसे यही समझ सकते हैं। अब आते हैं दो टर्म सिस्टम एंड सराउंडिंग पे कि भाई सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या है। तो देखो सिस्टम, इसको बड़ा अच्छे से समझना। अगर हम सिस्टम की बात आपसे करने वाले हैं तो क्या बात करने वाले हैं? सिस्टम और सराउंडिंग को समझे उससे पहले आप ये समझो कि मान लो ये हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। ये जो स्क्वायर शेप है यही हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, जिसे कि आप क्या बोलते हो? जिसे कि आप बोलते हो यूनिवर्स। अब हमको उसमें से देखना है सिस्टम। हम अभी क्या देखने वाले हैं? सिस्टम को देखने वाले हैं। तो देखो सिस्टम क्या है? ये कंट्रोल मास या कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, एक वो पार्ट है यूनिवर्स का विच इज अंडर आवर इन्वेस्टिगेशन। मतलब सिस्टम बेसिकली क्या है कि इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है और इसका एक छोटा सा पार्ट, एक टुकड़ा हम ले लेते हैं। मान लो हमने ये ले रखा है, और अगर हम इसको स्टडी करना चाहें, इस पार्ट को, देखो पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स था, लेकिन हमने इस पार्ट को ले लिया और इस पार्ट को हम स्टडी करना चाहते हैं, इसको एनालाइज करना चाहते हैं। तो पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पे आपका स्टडी फोकस्ड है वही आपका बनाता है, क्या बनाता है? सिस्टम बनाता है। अब इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान समझना। जैसे अगर पूरी की पूरी ब्रह्मांड को ले लूं, अब मैं सिर्फ इस पेन को अपना सिस्टम बना लूं, ये पेन हमारा सिस्टम है। तो अगर ये पेन सिस्टम, मतलब कि हमारी पूरी की पूरी जो स्टडी है इस पेन पे होने वाली है, हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। जैसे कि इसका लेंथ क्या है, इसका ब्रेथ क्या है, मतलब हम जब इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, आखिर हम किसी सिस्टम को एनालाइज ही क्यों करते हैं, इन्वेस्टिगेट ही क्यों करते हैं? उसके प्रॉपर्टीज को जानने के लिए। अगर हम इस पेन को अपना सिस्टम मान रहे हैं ना, तो ये पेन जो है बस हमारा सिस्टम हो जाएगा। अब पेन के अलावा, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये मेरा ब्रह्मांड था, अगर ये सिस्टम है तो इसके अलावा जो भी कुछ बच रहा है, जैसे कि मान लो क्या बच रहा है, ये पूरा पार्ट जो बच रहा है आपका, अगर पूरे के पूरे को हमने यूनिवर्स माना है तो ये जो रेड वाला ये हमारा सिस्टम हुआ। सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी बच गया, सिस्टम को छोड़ के जो भी बच जाता है वो आपका क्या बनता है? ये सराउंडिंग बनाता है। क्या बनाता है? सराउंडिंग बनाता है। तो अगर हम सिस्टम बोले तो यूनिवर्स का वो पार्ट जिसपे हमारा स्टडी फोकस्ड है, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है, उसको हम बोलेंगे सिस्टम। और सिस्टम के अलावा, सिस्टम को जो हम छोड़ देते हैं, तो सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट यूनिवर्स में बचता है वो हो जाता है हमारा सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग जब दोनों मिला देते हैं ना, तो ये यूनिवर्स क्या है बेसिकली? तो ये जो है सिस्टम और सराउंडिंग, जब दोनों को आप मिला देते हो तो उसे आप क्या बोलते हो? यूनिवर्स बोलते हो। मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये क्या देगा? ये देगा यूनिवर्स।
सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट जहां हमारी स्टडी फोकस्ड, हम स्टडी करके रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज करके रहे हैं, क्योंकि हम इसको प्रॉपर्टीज को समझना है। तो बेसिकली सिस्टम जो होता है ना, वो एक कंट्रोल मास या कंट्रोल वॉल्यूम होता है, या फिर कहो तो फिक्स्ड मास। सिस्टम को अगर हम बोले तो ये एक फिक्स्ड मास होता है, या फिक्स्ड वॉल्यूम भी बोल सकते हो, या फिर इसी को आप कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हो। देखो, जब तक चीज़ें आप कंट्रोल नेचर में नहीं रखोगे, उस चीज़ को एनालाइज कैसे करोगे? अगर इसी में वेरिएशन होती रही तो एक कंट्रोल्ड मास या कंट्रोल वॉल्यूम जिस पे हमारी स्टडी फोकस होती है, वही हमारा सिस्टम होता है। और सिस्टम के अलावा बाकी जो भी बची है वो सब सराउंडिंग हो जाता है। और अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को देख लें, जैसे हमारी पूरी स्टडी इस पेन पर निर्भर थी, हम इस पेन के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये पेन सिस्टम हुआ, इसके अलावा सब कुछ हो गया सराउंडिंग। और ये पेन और ये सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बना दिया? हमारा यूनिवर्स बना दिया। तो यही सिस्टम सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप सिस्टम का डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो कि इट इज ए फिक्स्ड मास और ए वॉल्यूम, इट इज ए फिक्स्ड मास और ए वॉल्यूम इन ए स्पेस वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड। आपको डेफिनेशन लिख दूं क्या? चलो यहाँ लिख देते हैं। तो अगर हम सिस्टम की बात करें, इट इज ए फिक्स्ड मास इन ए स्पेस, और से कंट्रोल वॉल्यूम where our study is focused। और बहुत सिंपल, अगर एक सेंटेंस में चाहते हो, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम। तो एक डिफिनेशन ये भी लिख सकते हो। और द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर our investigation in a controlled manner। अब कंट्रोल्ड मैनर जब मैंने बोला, मतलब कि मेरे बोलने का मतलब रहा कि मास के रिस्पेक्ट में भी और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी, ये दोनों के दोनों रिस्पेक्ट में इसे हमने कंट्रोल में रखा है ताकि हम इसकी स्टडी कर सके, तो यूनिवर्स का वो पार्ट जो हमारे स्टडी, जिसपे हमारी स्टडी निर्भर, वो सिस्टम हो गया। और अगर हम सराउंडिंग की बात करें, तो मैंने जैसा बताया था, यहां बस इतना ही लिख लो कि एक्सेप्ट सिस्टम ऑल पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज सराउंडिंग। कि सिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए, सारे यूनिवर्स का जो पार्ट है ना, इज क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, अगर सिस्टम को आप छोड़ देते हो तो यूनिवर्स का सारा पार्ट क्या बनता है? आपका सराउंडिंग बनता है। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो यही सब चीज़ों को लेकर बढ़ेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप सिस्टम डिफाइन नहीं कर पाए ना, टीडी में जो सबसे बढ़िया अप्रोच होता है वो तब बनता है जब आप सिस्टम को डिफाइन कर लेते हो। अगर आप सिस्टम ही डिफाइन करने में अगर असक्षम हुए, अयोग्य हुए, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला, क्योंकि आप जब तक एक पर्टिकुलर सिस्टम को एनालाइज नहीं करोगे, आप सिस्टम नहीं मानोगे, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है, देखो सिस्टम प्लस सराउंडिंग विल गिव यू यूनिवर्स। तो अब समझना ध्यान से, अगर मैं इस पूरे बोर्ड को यूनिवर्स मान लूं, तो क्या, अगर हम पूरे बोर्ड को यूनिवर्स मान लेते हैं और बोलते कि ये हमारा एक सिस्टम है, क्या है? ये हमारा एक सिस्टम है। ये क्या हमारा सिस्टम है। तो अगर ये सिस्टम है, तो इसका, अगर ये पूरे के पूरे बोर्ड को मैंने यूनिवर्स मान लिया, ये अगर सिस्टम है, तो क्या इसके बगल वाला ये सराउंडिंग होगा? ये जो होगा ये सराउंडिंग होगा। तो जो सिस्टम के ठीक बगल में होगा, जैसे ये सिस्टम की बाउंड्री हुई, यही बाउंड्री हुई ना, सिस्टम की बाउंड्री क्या हुई? देखो, ये सिस्टम की बाउंड्री हुई। तो जो ठीक सिस्टम के बगल में होगा उसे आप क्या बोलेंगे? उसका इमीडिएट सराउंडिंग बोलेंगे। जो सिस्टम के ठीक बगल में, जैसे मान लो अगर मैंने ये पेन माना, तो पेन के बगल में अगर मेरी ये उंगली है, तो ये पेन के सिस्टम के बाउंड्री से उंगली टच हो रही है, तो ये जो उंगली हुई नहीं है, इसका इमीडिएट सराउंडिंग हुआ। तो ठीक जो बगल वाला है, जो इसके बाउंड्री से अटैच, उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो इमीडिएट सराउंडिंग। ये देखो, ये सब टर्म जस्ट आपको इसलिए समझा रहे हैं ना कि यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा।
यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा। अभी हम देखेंगे खुरमी गुप्ता को जो पकड़ के सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल रहा है। तो अब देखो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन करता है। अब ये रहा हमारा सिस्टम जिसपे हमारी स्टडी फोकस्ड है, जो कि हमारा कंट्रोल मास या कंट्रोल वॉल्यूम भी है। ये हमारा कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम भी है। तो अगर हमने सिस्टम को डिफाइन कर रखा है तो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कौन करेगा? सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करेगा बाउंड्री। अब हमें देखना है कि बाउंड्री क्या होता है। तो ये देखो, ये रहा हमारा सिस्टम, ये रहा हमारा सराउंडिंग, और ये जो सिस्टम सराउंडिंग को अलग करके रखा है ना, ये जो लाइन मैं अभी बना रहा हूं, ये हो गया सिस्टम सराउंडिंग का बाउंड्री। ये क्या हो गया? बाउंड्री। तो बाउंड्री का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। और बाउंड्री जो होता है, देखो ये दो तरह के होते हैं। एक तो बाउंड्री होती है फिक्स्ड और मूवेबल। फिक्स्ड होगी बाउंड्री या मूवेबल होगी। एक होगी या तो रियल होगी या इमेजिनरी होगी, रियल होगी या इमेजिनरी होगी। तो बाउंड्री का डिफिनेशन क्या हुआ गाइस? बाउंड्री किसको बोलते हैं? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। भाई सिस्टम अगर आपने डिफाइन कर रखा है तो यू वुड हैव ए कंट्रोल मास एंड ए कंट्रोल वॉल्यूम। सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is not our system will make surrounding, and the boundary, this line which is dividing actually system and surrounding will form boundary, and boundary has two type, either it can be fixed or movable, it can be real and imaginary। अब हम देखते हैं फिक्स्ड और मूवेबल बाउंड्री कैसा होता है और रियल इमेजिनरी बाउंड्री कैसा होता है। देखो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो। ये जैसे मैंने लिया एक, चलो एक हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं और इसमें मान लेते हैं कि इसमें कुछ गैसेस प्रेजेंट है। ये हमारा गैस हो गया, ये हमारा पिस्टन हो गया और ये हमारा सिलेंडर हो गया। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया। अब इसको ध्यान से देखना। अब हम इससे पहले बाउंड्री डिफाइन करने वाले हैं। देखो ये एक गैस है जो कि पिस्टन सिलेंडर में भरा हुआ है। तो भाई अगर गैस है तो गैस के लिए पिस्टन, देखो ये पिस्टन तो मूव कर सकता है ना, ये तो अप जा सकता है, डाउन आ सकता है। तो जो पिस्टन का मूवमेंट होगा, पिस्टन जो रेसिप्रोकेट करेगी, किस टाइप की बाउंड्री बनाएगी? ये आपको बनाएगी मूवेबल बाउंड्री, क्योंकि पिस्टन मूव कर सकता है। तो पिस्टन जो है वो, ये कौन सी बाउंड्री हुई? ये जो बाउंड्री हुई ये आपकी हो गई मूवेबल बाउंड्री, जो कि मूव कर सकती है। मूवेबल बाउंड्री समझना, जिस तरह से कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं ना, टीडी में कुछ नहीं बचने वाला है। अब ये देखो, ये बाउंड्री को भी देखो, क्योंकि देखो मेरा सिस्टम तो पूरा ये था ना। पहले हम सिस्टम को ही डिफाइन करें, तब तो आपको बाउंड्री समझ में आएगा। अगर हम सिस्टम को डिफाइन करें तो सिस्टम हमारा, चलो देखो ये हमारा सिस्टम था। ये देखो ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम, ये हमारा सिस्टम है। तो अगर यही हमारा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है, देखो नॉर्मली कंट्रोल वॉल्यूम को आप जब डिपिक्ट करते हो, बताते हो ना, तो आप इस तरह से डिपिक्ट करते हो, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे देखो कि ये हमारा गैस जो था इसके अंदर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर में, तो ये इसने क्या बनाई थी? ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम था। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम का एक बाउंड्री तो ये हो गया और एक बाउंड्री ये हो गया। तो ये जो बाउंड्री है ये है मूवेबल, क्योंकि ये बाउंड्री मूव कर सकती है। अगर गैस का प्रेशर बढ़ा, गैस एक्सपेंड किया, मान लो हम लोगों ने यहाँ से हीट दे दिया, हम लोगों ने यहाँ से हीट दे दिया, हम लोगों ने यहाँ से हीट दे दिया, तो क्या होगा? गैस एक्सपेंड करेगा, गैस एक्सपेंड करेगा तो पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन अपवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि ये जो बाउंड्री, ये आपकी मूवेबल बाउंड्री है, और ये जो बाउंड्री है इसकी सिलेंडर की, ये जो बाउंड्री है आपकी, ये आपकी होगी रिजिड। ये रिजिड बाउंड्री। क्या सिलेंडर थोड़ा ना मूव करने वाला, पिस्टन ना फ्लक्चुएट करने वाला है, पिस्टन रेसिप्रोकेट करने वाला है। तो ये जो बाउंड्री हो गई रिजिड, या फिर इसे आप बोलते हो फिक्स्ड बाउंड्री। अब हम देखते हैं रियल इमेजिनरी बाउंड्री कैसा होता है। देखो इधर, अगर हम रियल इमेजिनरी बाउंड्री की बात करें, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखना, अगर हम इसमें अपना सिस्टम डिफाइन करें, हमारा कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, तो देखो कंट्रोल वॉल्यूम क्या है हमारा? कंट्रोल वॉल्यूम को ये होगा, अब देखो यहां पे भी बाउंड्री दो तरह की बन रही है, एक रियल एक इमेजिनरी। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो बाउंड्री हमें मिल रही है, ये वाली जो बाउंड्री मिली, ये बनी रियल बाउंड्री, क्योंकि ये है रियल में। लेकिन इमेजिनरी बाउंड्री कौन सी बनी? तो ये बाउंड्री। यहां पे देखो, यहां पे कोई बाउंड्री नहीं है,
लेकिन फिर भी पानी यहाँ तक आके रुका हुआ है। तो ये जो बाउंड्री बन रही है ना यहाँ पे, ये हो गई आपकी इमेजिनरी बाउंड्री। आखिर इसके बाद हमने तो कंट्रोल वॉल्यूम इसी को माना, सिस्टम हमने इसी को माना, तो सिस्टम तो यही तक था हमारा। ये जो ग्रीन से देखो, जब आप ग्रीन से मैं जो भी डिपिक्ट किया हूँ, जैसे ये इसको मैंने जो डिपिक्ट किया था, हमारा क्या बना, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम या मास बना। मतलब हमारा सिस्टम यहीं तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो सिस्टम के अलावा जो भी है यूनिवर्स में वो क्या हमारा सराउंडिंग है। तो हमने क्या बताया बाउंड्री की, बाउंड्री क्या है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। तो अगर आप इसमें देखो तो ये हमारा रहा कंट्रोल वॉल्यूम जो कि हमारा सिस्टम है, और सिस्टम को अलग क्या कर रहा है, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कौन कर रहा है, तो ये बाउंड्री अलग कर रही है। लेकिन यहाँ कोई बाउंड्री है क्या, यहाँ कोई बाउंड्री है क्या? जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो था सिलेंडर बाउंड्री था, ये रिजिड है, यहाँ पे कोई बाउंड्री है नहीं है, तो ये हमारी इमेजिनरी बाउंड्री है। तो भाई जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करेगा वो बाउंड्री होता है। और इस केस में देखो, दिस वन इज रियल बाउंड्री, ये तो है ना, ये तो एक्चुअली है, तो ये रियल बाउंड्री हुआ। और यहाँ बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ सिस्टम सराउंडिंग से सेपरेट हो रहा है, तो ये हो गई इमेजिनरी बाउंड्री। और रियल और फिक्स मैंने बता दिया कि पिस्टन चूंकि मूव कर सकता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है, तो एक मूवेबल बाउंड्री हुआ। और सिलेंडर जो है, जो कि एक ऐसी बाउंड्री बनाई है, सिलेंडर में कोई थोड़ी ना मूवमेंट होगा। तो भाई ये जो हुआ आपका, ये जो गैस सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसमें जो सिलेंडर होगा दैट विल एक्ट एज ए रिजिड और फिक्स्ड बाउंड्री, एंड दिस पिस्टन विल एक्ट एज ए मूवेबल बाउंड्री। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने तरह के होते हैं। देखो बेसिकली 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन, और एक होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड 3 तरह के सिस्टम होते हैं। अब सिस्टम जो 3 तरह के होते हैं उसको डिफाइन जो किया गया है, किस चीज के बेसिस पे किया गया है, तो एनर्जी और मास के फ्लो पे। जैसे यहां देखो, यहां आप लिख लो एनर्जी, यहां लिख लो मास, यहां हम आपको बताने वाले हैं एग्जाम्पल। तो अब क्लोज सिस्टम क्या है, तो देखो ध्यान समझना, बहुत इजी है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि क्लोज सिस्टम वो सिस्टम जिसमें एनर्जी का फ्लो तो होगा, एनर्जी का फ्लो तो होगा, एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, लेकिन मास का इंट्रैक्शन नहीं होगा, वैसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम जहां एनर्जी का भी इंट्रैक्शन होगा, फ्लो होगा, और मास का भी होगा, वो बनाएगा आपका ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, अब यहां ना तो एनर्जी का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, इंट्रैक्शन होगा, और ना ही मास का होगा। मतलब यहां दोनों क्या हो जाएगा, दोनों नो होगा। तो भाई यहां जो हमारा कंसेप्ट निकल के आया कि सिस्टम कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, क्लोज, ओपन और आइसोलेटेड। क्लोज सिस्टम वो है जिसमें एनर्जी का इंट्रैक्शन तो होगा, एनर्जी का फ्लो तो होगा, लेकिन मास का नहीं होगा। मतलब मास ना ही उसमें इंटर करेगा और ना ही वहां से छोड़ेगा, ना ही निकलेगा। ओपन सिस्टम में एनर्जी इंटर कर सकता है, एनर्जी निकल सकता है, मास इंटर कर सकता है, मास निकल सकता है। मतलब कि हमारा वॉल्यूम और मास में चेंज हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम सिस्टम को आइसोलेटेड मान लें, मतलब वो इस प्रकार का सिस्टम है ना कि ना ही उसमें कोई एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है और ना ही उससे कुछ मास का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। जैसे मान लो, अच्छा एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आएगा। अब देखो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या लेते हैं, देखो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल इसी को लो। ये जो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, ये क्या था हमारा, ये था हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। समझना, इसी एग्जांपल से सब कुछ समझा दे रहा हूं। ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो था। अब इसमें ध्यान दो, अगर हम यहां हीट देते हैं, मतलब हीट एनर्जी इसको मिला, अब गैसेस एक्सपेंड करेगी, पिस्टन मूव करेगा। मतलब इस गैस ने हीट लिया, हीट एनर्जी, और इस पिस्टन को मूव करा दिया, ठीक है। तो यहां एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ, लेकिन क्या कोई भी गैस इस पिस्टन से बाहर आया, सॉरी इस सिलेंडर से बाहर निकला क्या, नहीं निकला। तो अगर आप इस केस को देखते हो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को देखते हो, जिसमें कि एनर्जी का इंट्रैक्शन तो हुआ, यहां से हमने हीट एनर्जी दिया, गैसेस एक्सपेंड किया, गैसेस काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, गैस एक्सपेंड किया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे एनर्जी का इंट्रैक्शन तो हुआ, लेकिन कोई मास इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से कोई भी गैस बाहर नहीं निकला। तो ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया आपका, किस टाइप का सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम बनाया। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कौन सा सिस्टम बनाया, क्लोज सिस्टम बनाया। अगर अब देखना, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर हम लिख दें यहां पे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को अगर हम लिख दें विदाउट वाल्व, देखो मैंने लिखा है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व। मतलब जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखो, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कोई वाल्व था ही नहीं।
अगर इसमें वल्ब होता तो क्या होता है, गैसेस एस्केप कर जाता है। अगर गैस एस्केप कर जाते तो भाई यहाँ तो मास घट जाता, गैस का मास घट जाता। तो यहाँ अगर मास में चेंजमेंट भी हो रहा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फिर तो ये ओपन सिस्टम में चला जाएगा ना, क्योंकि मास में चेंजमेंट, मास का जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो कहाँ होगा, ओपन सिस्टम में होगा। क्लोज में तो सिर्फ एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वल्व आपका क्या बनाता है, क्लोज सिस्टम बनाता है। लेकिन अगर इसी मैं एग्जांपल को बोल दूं कि विथ वल्व, अगर मैं इसमें एक वल्व लगा दूं, जैसे मान लो देखो मैं इसमें एक वल्व ऐड कर रहा हूं, इसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में हम एक वल्व को यहाँ लगा दिए और ये लो हमारा एक वल्व ऐड हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा कि मान लो हमने हीट दिया, गैस का प्रेशर बढ़ा, ठीक है, और यहाँ का वल्व लिफ्ट हो गया, अब कुछ गैसेस स्किप कर गया, मास में चेंजमेंट हो गया। तो भाई एनर्जी का इंट्रैक्शन भी हुआ और मास, गैस का मास भी चेंज हुआ है। तो भाई इस तरह का सिस्टम कौन बनाएगा, ओपन सिस्टम बनाएगा। तो अगर विथ वल्व कर दूं, अगर इसे मैं विथ वल्व बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वल्व अगर मैं बोल दूं तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, थोड़ी इस पे बात करते हैं। क्लोज सिस्टम जैसे आप मान लो पूरा का पूरा एक पावर प्लांट को ले लो, तो पूरा का पूरा जब पावर प्लांट को आप लोगे तो क्या होगा, अगर हम मानते हैं कि मान लो किसी भी पूरे के पूरे प्लांट को उठा लो, चलो एचईसी को उठा लिए, सेल को उठा लिए, एनटीपीसी को उठा लिए, पूरा का पूरा प्लांट को आपको उठाना है। इस केस में क्या होगा कि भाई उसके अंदर तो बहुत सारे हीट एक्सचेंजेस हो ही रहे हैं, उसके अंदर तो बहुत सारे हीट एक्सचेंजेस हो ही रहे हैं, टरबाइन है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, बॉयलर है, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन वो जो भी हमने पूरे कोई सिस्टम मान लिया, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा सेल था, इस सेल के पूरे प्लांट को हमने उठा लिया। अब इसके अंदर तो एनर्जी का इंट्रैक्शन है, लेकिन कोई मास क्या बाहर जा रहा है सेल से, नहीं जा रहा है, कोई मास इंटर कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन स्टील जो भी एनर्जी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, मान लो स्टील प्लांट हमने उठाया है, तो स्टील के बनने में जो भी इक्विपमेंट रन कर रहे हैं वहाँ एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है। अगर एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम से सराउंडिंग भी इंपैक्टेड होगा। कहने का मतलब कि जो भी नियर बाई पार्ट होगा सराउंडिंग का, वो कहीं ना कहीं सिस्टम से इंपैक्ट हो रहा होगा, मतलब एनर्जी का रिलीज कुछ ना कुछ हो रहा होगा हीट के फॉर्म में। तो जब हम पूरे के पूरे प्लांट को उठाते हैं तो वो क्लोज सिस्टम बनाता है। लेकिन ओपन सिस्टम, अब पूरे प्लांट को आपने उठाया तो क्लोज सिस्टम बनाया, लेकिन पूरे उसके अगर इक्विपमेंट को आप उठा लो ना, जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पावर प्लांट भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कोई भी पूरे प्लांट को ले सकते हो आप। तो और ओपन का क्या होगा कि विथ वल्व एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वल्व। दूसरा क्या हो जाएगा, आप नोजल ले लो, डिफ्यूज़र ले लो, टरबाइन ले लो, कंप्रेसर ले लो, कंडेंसर ले लो। ये सब क्या बनाएंगे आपके भाई, नोजल में लिक्विड आ रहा है, जा रहा है, लो वेलोसिटी से आ रहा है, हाई वेलोसिटी जा रहा है, किसके एक्सपेंस पे काम कर रहा है वो, तो भाई प्रेशर एनर्जी चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ मास का इनफ्लो आउटफ्लो आपको दिख रहा है, एनर्जी तो चेंज हो ही रही है, प्रेशर टू काइनेटिक। तो कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जहां आपको एनर्जी और मास का दोनों का इंट्रैक्शन दिखे, जहां दोनों चेंज करे, वो एक ओपन सिस्टम बनाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी में चेंजमेंट हुआ है, एनर्जी इंट्रैक्शन वहां हो रहा है, तो क्लोज सिस्टम होगा। और जिसमें दोनों नहीं हो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स की बात की थी हमने, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स बेसिकली क्या बना रहा है, अगर आप इसके प्रोस्पेक्ट में देखो, इसके प्रोस्पेक्ट में देखो, तो यूनिवर्स किसका एग्जाम्पल है। अब देखो ये पूरा पूरा ब्रह्मांड, ये रहा हमारा पूरा ब्रह्मांड। अब इसके अंदर हम है, आप है, पूरी दुनिया बसी हुई। तो जो भी हो रहा है भाई, एनर्जी का इंट्रैक्शन तो हो ही रहा है। हो रहा है क्या, एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है क्या इसके अंदर भाई। एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो है उसी का फॉर्म बदलेगा, मतलब जो भी था वही बदल रहा है। तो जैसे हम देखते हैं यूनिवर्स क्या है हमारा, यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों, क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई एनर्जी आ रही है बाहर से। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ से एनर्जी आएगी, जो एनर्जी है वही तो चेंज हो रहा है। तो ना ही कोई एनर्जी आ रही है और ना ही कोई एनर्जी जा रही है। उस तरह से ना ही कोई मास आ रहा है और ना ही कोई मास जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स का एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आप देखो एक थर्मो फ्लास्क देख लो, एक थर्मो फ्लास्क भी जो है इसका आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, थर्मो फ्लास्क। अब जैसे एक थर्मो फ्लास्क हमारे पास है, ठीक है। अब थर्मो फ्लास्क में क्या होता है कि जब आप पानी रखते हो, ठंडा पानी रखो या गर्म पानी रखो, ठीक है, ये क्या होता है, ये उसी स्टेट में रह जाता है। क्यों, क्योंकि देखो फ्लास्क क्या करता है, इंसुलेट करता है, मतलब हीट को बाहर जाने नहीं देता है, ठीक है। तो होता यह है कि पानी गर्म रखो या ठंडा रखो, ना ही हीट इससे बाहर जा रही है और ना ही हीट इसके अंदर आ रही है, तो एनर्जी का इंट्रैक्शन तो है ही नहीं।
और दूसरा कि भाई जो पानी है या जो चाय कुछ भी रखते हो आप उसमें, वो उसका मास भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी ना बाहर जा रहा है और ना ही अंदर आ रहा है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो ना ही मास का चेंज हो रहा है, ना ही एनर्जी का चेंज हो रहा है। तो थर्मोफ्लास्क और यूनिवर्स जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम था, जिसे कि मैंने आपको बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो हम टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने पढ़ रखा, अब हम पढ़ेंगे क्या कि पहले हम देखते हैं कि प्रेशर किसे बोलते हैं। प्रेशर किसे बोलते हैं, उससे हम कुछ चीज़ों को निकालने वाले हैं। तो नॉर्मली आप प्रेशर किसे बोलते हो? अगर हम प्रेशर की बात करें, पहले इसे समझते हैं, क्योंकि जब हम टीडी में घुसे हैं तो बहुत बार प्रेशर टर्म हमारे पास आएगा। तो पहले हम प्रेशर को समझते हैं कि प्रेशर होता क्या है। देखो, आप सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। मान लो इसमें हमने गैस पार्टिकल को भर दिया है। अभी मैं आपको गैसियस इक्वेशन, गैस लॉस सब पढ़ाने वाला हूँ, बस यहाँ समझना है प्रेशर किसको बोलते हैं पहले समझ लो। अब ये देखो, ये कोई गैस है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो रैंडम मोशन में होते हैं, वो आपस में ऐसे रैंडम मोशन में होते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये रैंडम मोशन में होते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि गैस और गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में रैंडम मोशन में होते हैं। तो प्रेशर किसे बोलते हो? तो देखो, ये जो गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, तो जो कोलिजन के समय ये जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, यही प्रेशर का टर्म में चेंज कैसे होता है। देखो, प्रेशर को आप डिफाइन करते हो कि द एवरेज नॉर्मल फोर्स per unit area due to collision of these molecules is termed as pressure। समझना। तो हम प्रेशर किसे बोलते हैं कि भाई ये जो गैस के मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में होते हैं, एक दूसरे से जिगजैग पाथ में ये मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो होता यह है कि जो एवरेज नॉर्मल फोर्स ये लगाते हैं एक दूसरे पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन, यही आपका बनाता है, इसी को आप क्या बोलते हो? प्रेशर बोलते हो। तो एवरेज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू द कोलिजन ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज प्रेशर, इसी को आप प्रेशर बोलते हो, ठीक है। अब अगर प्रेशर इसे हम बोलते हैं तो इसमें एक चीज निकल के आता है, CRMS वेलोसिटी। क्या निकल के आता है? CRMS वेलोसिटी। CRMS वेलोसिटी, जिसे क्या बोलते हो? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। CRMS वेलोसिटी ये क्या होता है आपका? ये होता है 3RT/m। इसे आप लिख लेना। यहाँ पे R क्या है? तो R जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी होता है, उसको हम डिफरेंशिएट अभी करेंगे। T हो गया आपका टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, और M जो हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया, M जो हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब ध्यान दो, अगर हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करें तो क्या निकल कर रहा है? रूट ओवर 3RT/m, जहां पे R है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर केल्विन में, और M जो मॉलिक्यूलर मास है। अब एक चीज और ध्यान दो कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, इसको देखो। बहुत लोग ये पता नहीं होता है। देखिए, एक होता है R और एक होता है R बार, ठीक है। इसको आप बोलते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसा कि आप नाम देख पा रहे हो, यूनिवर्सल है, किसी भी गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम होगी। वो कितनी होगी? 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, ठीक है। मतलब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आप किसी भी गैस के वैल्यू को अगर आप लेते हो, किसी भी गैस के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन होगा। लेकिन जब आप कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की बात करते हो, जैसे मान लो आपने ऑक्सीजन ले लिया, आपने नाइट्रोजन ले लिया, तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो होता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मॉलिक्यूलर मास होता है किसका? जिस गैस के लिए आप निकाल रहे हो। ध्यान दो, इसको समझो, बहुतों को पता नहीं होता है। आप ये जो R है, ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ये क्या है? हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को अगर आप देखोगे तो वो कैसे निकलता है? तो भाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मॉलिक्यूलर मास,
अब ये मोलिकुलर मास किसका होना चाहिए, जैसे देखो अगर हम RO2 के लिए निकाल रहे हैं तो मोलिकुलर मास ऑफ O2 जाएगा, अगर हम N2 के लिए निकाल रहे हैं तो ये N2 जाएगा। तो अब जो आपका वैल्यू बनेगा ना, ये अब जो निकलेगा ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकलेगा। ठीक है, मतलब किसी भी गैस के लिए अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट चाहिए, आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो 8.314 है इसमें मोलिकुलर मास को डिवाइड कर दो, आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। CRMS क्या है आपका, CRMS जो है आपका, इसको लिख लो, ये आपका क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझना, यहाँ से एक चीज़ और समझना, अभी हमने बात करी प्रेशर की। प्रेशर क्या है कि भाई जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एवरेज नंबर ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब वो कोलाइड करते हैं तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर देखो किसका फंक्शन होगा, प्रेशर देखो किसका फंक्शन होगा, प्रेशर जो है, प्रेशर किसका फंक्शन है, प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ध्यान दो इसको, प्रेशर किसका फंक्शन है, टेम्परेचर एंड डेंसिटी का। ये बात अब याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछेगा, ये एग्जाम में आता है और ये पूछा जाएगा। प्रेशर किसका फंक्शन है भाई, तो प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो टेम्परेचर क्या बताता है और ये डेंसिटी क्या बताता है, डेंसिटी बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं। भाई जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा डेंसर गैस होगा, उतनी इसकी डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, ये क्या बता रहा है आपका, डेंसिटी क्या बता रहा है कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, ये डेंसिटी एक तरह से आपको बताता है मास ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, भाई अगर मैं बोलूं कि मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो भाई जो कोलिजन होगा वो भी तो ज़्यादा होगा। ठीक है, और टेम्परेचर क्या बताता है, ये बताता है एवरेज रैंडमनेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये बताता है एवरेज रैंडमनेस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल का एवरेज रैंडमनेस एनर्जी कितना है। तो भाई आपको पता है कि जब हम हीट देते हैं, गैस को अगर हीट दोगे तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, तेजी से गैस के मॉलिक्यूल एक्सपैंड करने लगेंगे। मतलब उसमें क्या होगा कि तुमने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाया गैस का, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उनका रैंडमनेस बढ़ गया, उनका मूवमेंट चालू हो गया। मतलब क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ गया, और रैंडमनेस बढ़ गया तो उनका कोलिजन बढ़ जाएगा, और उनका कोलिजन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो प्रेशर जब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी कहने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर के चेंज करने से ही प्रेशर में चेंजमेंट होगा, डेंसिटी घटने या बढ़ने से ही प्रेशर में चेंजमेंट होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने के वजह से प्रेशर में कैसे चेंज होगा, ये समझो कि अगर एक गैस था उसमें आपने हीट दे दिया, जैसे कि यहाँ देखो, अगर ये गैस है, अगर हमने इसको हीट सप्लाई कर दिया, यहाँ से हीट दे दिया, तो होगा क्या कि अगर हीट मिला तो गैसेस क्या होंगे, एक्सपैंड करेंगे तेजी से। अब ये तेजी से एक्सपैंड करेंगे, और अगर हम बोले कि भाई हमने इसे बंद कंटेनर में रखा है तो क्या होगा, ये दूसरे से जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और ये जो नॉर्मल फोर्स ऑफ कोलिजन होगा वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्रेशर जो है चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बोले कि डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है मतलब कि भाई डेंसर गैस है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें हैं, तो क्या होगा, जितने अधिक मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, सो प्रेशर इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी। टेम्परेचर एक्चुअली आपका क्या बताता है, ये बताता है एवरेज रैंडमनेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये जो डेंसिटी ये बताता है कि मास ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। चलो अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम की। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, भाई सिस्टम की प्रॉपर्टी आप किसे कहोगे, तो सिस्टम के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को आप इसका प्रॉपर्टी बोल सकते हो। सिस्टम के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को आप इसका प्रॉपर्टी बोलते हो, सिस्टम के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को आप इसका प्रॉपर्टी बोलते हो। ये तो आप लिख लो पहले कि एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी हम बोलते हैं। सिस्टम के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को आप उसकी प्रॉपर्टी बोलते हो। ये प्रॉपर्टी होते कितने टाइप के हैं, तो अगर हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो ये देखो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और एक आपका होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत जगह आपको इंट्रिंसिक को इंटेंसिव भी बोलते हैं और एक्सटेंसिव को आपको एक्सटेंसिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को आपको बहुत जगह इंटेंसिव मिल जाएगा
और इसको बहुत जगह आपको एक्सटेंसिव लिखा हुआ मिल जाएगा, एक्सटेंसिव। ये भी एक इसका अलग नाम है। अब देखो प्रॉपर्टी दो तरह के हुए, एक हुए इंटेंसिव, एक हुए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या है इसको समझना। यहाँ से अगर टीडी से प्रश्न उठता है तो भाई यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। एक दो प्रश्न यहाँ से इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से उठने ही वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ से उठेगा। तो देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है मास पे। इंटेंसिव या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज है जो मास इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इसलिए सिंपल एक लाइन लिख लो कि ये जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास से इंडिपेंडेंट होता है। और ये क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन मास होता है, ये मास पे डिपेंडेंट होता है। तो जो भी प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करेगी वो हो जाएगी एक्सटेंसिव, और जो नहीं करेगी वो इंटेंसिव। जैसे कैसे, जैसे क्या प्रॉपर्टी, हम एग्जांपल लो, प्रेशर को लो, वॉल्यूम को लो, ठीक है। वॉल्यूम मास पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल है, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव हो जाएगी। प्रेशर नहीं डिपेंड करता तो प्रेशर जो है इंटेंसिव हो जाएगी। अब इसको हम सेग्रीगेट करने वाले, इसको हम अलग करने वाले, ध्यान से देखना। अब देखना जो पॉइंट्स दे रहा हूं ना, ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसलिए इसको जो भी मैं यहाँ लिखूंगा एक शब्द नहीं छोड़ना है इसमें से। ये रहा इंटेंसिव, ये रहा एक्सटेंसिव, ये दोनों का डिफरेंस है, ध्यान देना। देखो इंटेंसिव को मैंने क्या बोला था, ये मास इंडिपेंडेंट है, ये मास पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, ये मास डिपेंडेंट है, ये मास पे डिपेंड करता है। ये देखो अगर हम इसको देखें तो इसमें जितने भी स्पेसिफिक, अच्छा पहले इसको ऐसे समझ लो कि इसमें जितने भी स्पेसिफिक, जिस भी टर्म के साथ, जिस भी वर्ड के साथ आपका स्पेसिफिक लगा हुआ है, ठीक है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जितने भी होंगे ना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जितने भी होंगे ये सब क्या हो जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में काउंट होंगे। जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक डेंसिटी, जिस भी टर्म में स्पेसिफिक लगा वो सब क्या हो जाएंगे, इंटेंसिव हो जाएंगे। और उसी तरह से जितने भी एनर्जी वाले टर्म है, जो भी जितने भी ऑल एनर्जी, ये क्या होंगे, ऑल एनर्जी क्या होंगे, ये सारे एक्सटेंसिव होंगे, ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे। अब एग्जांपल देखो अगर हम इसमें बात करें तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक के साथ तो सारा का सारा टर्म ही हो जाएगा, स्पेसिफिक के साथ तो सारा का सारा टर्म ही हो जाएगा, वेलोसिटी, ये सब क्या हो जाएंगे आपके इंटेंसिव के एग्जांपल है। लेकिन अगर हम एक्सटेंसिव की एग्जांपल की बात करें तो एक्सटेंसिव के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा पढ़ लो चार्ज, मास, वॉल्यूम, मैग्नेटाइजेशन, ये सब जो होंगे ना आपके, ये सब के सब क्या हो जाएंगे आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है, सब के सब, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अब इसको समझते कैसे। अगर मान लो आपसे कोई कुछ दे दिया, टेम्परेचर दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, और अगर आपने याद नहीं कर रखा है तो क्या करेंगे, समझना। अगर हम बोलते हैं कि इंटेंसिव जो है मास इंडिपेंडेंट है, अगर हम बोलते हैं कि इंटेंसिव जो है मास इंडिपेंडेंट है, इसमें एक काम करना, जो भी प्रॉपर्टी आपको मिले ना, आप उसको काट के तोड़ के देख लेना। टेम्परेचर, मान लो मैंने एक रॉड लिया, अगर रॉड का टेम्परेचर 20 केल्विन है, कुछ भी है मान लो, या 200 डिग्री सेल्सियस, ये मान लो 200 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या हम रॉड को 20 से काट देंगे, आप इसको सीधा कट कर लो, तो क्या इस रॉड का टेम्परेचर अलग होगा, इसका अलग होगा, नहीं ना। अगर पूरे के पूरे रॉड का जो बार था वो 200 डिग्री सेल्सियस पे था, तो काटने के बाद हाफ ऑफ बार भी जो होगा वो 200 डिग्री सेल्सियस का होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर देखो अगर थर्मल कंडक्टिविटी, हमने एक स्टील का टुकड़ा लिया, इसकी कुछ कंडक्टिविटी होगी, इसको भी काट दो 20 से। अब इस कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, देखो जो भी प्रॉपर्टी मिलता है उसको डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड करने के बाद वो प्रॉपर्टी का अगर वैल्यू चेंज होता है आपके हिसाब से, तो भाई वो एक्सटेंसिव होगी, और नहीं चेंज होता तो इंटेंसिव होगी, सिंपल सी कहानी खत्म है। टेम्परेचर रॉड का चेंज हुआ नहीं हुआ, थर्मल कंडक्टिविटी, भाई अगर स्टील का कोई टुकड़ा लिए, कॉपर लिए, कुछ भी लिए, अगर उसने हमें 20 से काट दिया, तो क्या इस स्टील की कंडक्टिविटी और इस स्टील की कंडक्टिविटी जो दो टुकड़ा बना, दोनों के अलग होंगे क्या, नहीं होंगे, के सेम ही होगा। अब प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात करें, देखो ये हमारा एक जैसे इसको देखो,
जैसे ये हमारा एक गैस जो था, एक कंटेनर बंद था, तो क्या हम इसको बांट दिए मान लो ऐसे, तो क्या यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अलग हो जाएगा? नहीं, गैस का प्रेशर तो सेम ही रहेगा। तो भाई आपको जब प्रॉपर्टी मिले, तो ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि आप उस प्रॉपर्टी को सिंपली क्या करो, डिवाइड कर दो। अगर उसके वैल्यूज आपको लग रहे हैं कि चेंज होंगे तो वो एक्सटेंसिव होगा, और नहीं चेंज होंगे तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। दैट इज सिंपल, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट मैं आपको और दे रहा हूँ, जो लिख लो, एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उससे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे देखो, आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि देखो क्या होगा, 2 पॉइंट और लिखो आप कि देखो एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव, अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डिवाइड करते हो तो क्या आपको मिलता है? आपको मिल जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डिवाइड करते हो तो क्या मिल रहा है? आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल रहा है। इसको लिखो ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा एक और लिखो कि अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप मास से डिवाइड करते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप मास से डिवाइड करते हो, तो ये आपको क्या दे देगा? ये भी दे देगा आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी दे देगा, ठीक है। ये आपको दे देगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बस आप इतना कुछ समझ लो कि भाई क्या होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, अगर मान लो आपको पता है कि एक्सटेंसिव है, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो एक्सटेंसिव है, या फिर आप समझो कि आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम को जब आप मास से डिवाइड करते हो तो क्या बनाता है? वो स्पेसिफिक वॉल्यूम बनाता है। वॉल्यूम को जब आप मास से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान देना, यहां समझो, देखो कैसे निकल के आ रहा है। वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैंने यहां बताया। इसको अगर हमने मास से डिवाइड किया तो एक्सटेंसिव बाय मास क्या देगा? इंटेंसिव। तो वॉल्यूम बाय मास को हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम आप देखो यहां पे एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब मैंने बोला एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। अब मास और वॉल्यूम दोनों के दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास और वॉल्यूम दोनों के दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन मास और वॉल्यूम दोनों के दोनों जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास और वॉल्यूम, लेकिन जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमें मिला डेंसिटी, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां मैंने बता रखा है। So if you are dividing two extensive property, what are you going to get? You are going to get this intensive property, and if you are dividing extensive property with mass, आपको क्या मिलने वाला है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलने वाला है। इस ये जो एक स्लाइड मैंने दिया है ना आपको, अभी जो पढ़ा है ना, इससे क्वेश्चन उठने ही वाले हैं, इसको छोड़ना मत, इसको पूरा पूरा याद कर जाना है, इसको पूरा पूरा याद कर जाना है। इसको लिखो अच्छे से। अब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज को वर्क एंड हीट के साथ, प्रॉपर्टीज को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं वर्क एंड हीट के साथ, ठीक है। सो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं प्रॉपर्टीज को वर्क एंड हीट के साथ, देखना, एक तरफ हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज और एक तरफ लिखते हैं वर्क एंड हीट। अब ये समझना, बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है कि भाई हीट वर्क क्या है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। देखो वर्क एंड हीट की बात करें तो ये बेसिकली है क्या? तो ये जो 2 वर्ड आपको देखने को मिल रहा है ना, ये बेसिकली कुछ नहीं है, दीज आर मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हीट ट्रांसफर नहीं, मेथड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये दोनों क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके हैं। या तो आप वर्क करके एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो, या हीट करके आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये दोनों क्या है? बोथ आर द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये एनर्जी ट्रांसफर के तरीके हैं। ये बात आप एक चीज ध्यान में रख लेना। अब हम चलते हैं दोनों के डिफरेंशिएशन पे। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो भाई प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज एक पॉइंट फंक्शन होते हैं, प्रॉपर्टीज एक पॉइंट फंक्शन होते हैं, लेकिन वर्क ऑफ हीट एक पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। तो जब आप पॉइंट फंक्शन आप बोलते हो प्रॉपर्टीज को, तो आप साथ में क्या बोलते हो कि ये स्टेट फंक्शन भी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी जो है पॉइंट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है। प्रॉपर्टीज क्या है? पॉइंट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, लेकिन इसे आप क्या बोलते हो? ये पाथ फंक्शन बोलते हो। अब ये दोनों टर्म को पहले समझ लेते हैं, भाई ऐसा क्यों बोला गया। देखो प्रॉपर्टीज को पॉइंट फंक्शन इसलिए बोलते हो क्योंकि प्रॉपर्टीज को आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन वर्क और हीट को आप पाथ फंक्शन इसलिए बोलते हो क्योंकि इसे आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखो प्रॉपर्टीज को देखो, ये लो मेरा पीवी डायग्राम है, एक गैस है,
ठीक है, हमने इसको यहाँ बता दिया। तो जब हमने इसे गैस की एक प्रॉपर्टी को यहाँ पॉइंट से प्लॉट कर दिया तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इसका प्रेशर इतना होगा, मान लो यहाँ 10 बार है और वॉल्यूम यहाँ मान लो 5 मीटर क्यूब है। तो प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसको हम ग्राफ में एक पॉइंट के द्वारा, जिसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या वर्क एंड हीट को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये लो पीवी डायग्राम, क्या वर्क एंड हीट को हम पॉइंट से डिपिक्ट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। हमें वर्क के लिए भाई पाथ शो करना होगा, प्रोसेस दिखाना होगा, तब हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हुआ है, तब हमारे वर्क में चेंजमेंट हुआ है, क्या वर्क मिला है क्या नहीं मिला है, या हीट में क्या चेंजमेंट हुआ है। मतलब हम उस प्रॉपर्टीज़ को पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन बोलेंगे जिसको हम ग्राफ में एक पॉइंट के द्वारा दिखा सकते हैं, और उसको पाथ फंक्शन बोलेंगे जहाँ पे हम ग्राफ में पाथ के द्वारा ही दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम वर्क एंड हीट को पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे पाथ फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा चीज, अब देखते हैं ये जो है आपका कि प्रॉपर्टी जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। लेकिन ये जो होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इसका मतलब समझ लो ये टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहने का मतलब है कि मान लो आप टेम्परेचर को लेते हो 1 से 2, तो आप लिख सकते हो T2 माइनस T1। अगर आपको टेम्परेचर 2 पॉइंट का पता है और आपको चेंज निकालना है 1 से 2 के बीच में, तो डिफरेंशियल ऑफ dt 1 to 2 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। लेकिन आप वर्क एंड हीट के केस में ऐसा नहीं लिख सकते हो। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहने का मतलब कि अगर हम लिख दें dW 1 to 2, ये W2 माइनस W1 ऐसा हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पाथ पे, भाई किस पाथ से चला है। अगर हम पाथ बदल दें, मान लो इस पाथ से गया तो वर्क कुछ और होगा, इस पाथ से गया हो तो वर्क कुछ और होगा, इस पाथ से गया हो तो वर्क कुछ और होगा, इस पाथ से वर्क अगर ऐसे गया, यहीं से स्टार्ट किया यहीं प्लॉट किया गया तो वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्क एंड हीट है ना, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्योंकि जब आप 1 से 2 तक जाते हो ना, आपको पाथ पता होना चाहिए तब आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको पॉइंट पता है तो उसके चेंज से आप निकाल सकते हो कि dt का वैल्यू क्या होगा। सो पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टीज क्या है, पॉइंट फंक्शन स्टेट फंक्शन है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। लेकिन वर्क एंड हीट क्या है, पाथ फंक्शन और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर आप इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहो तो आप देख सकते हो, प्रॉपर्टीज क्या हो गया आपको, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब जो है आपका स्पेसिफिक इंट्रोपी, इसके एग्जाम्पल में लिख लो। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंट्रोपी, ये सब क्या हो गया आपके, ये सब आपके पॉइंट फंक्शन के एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये सब आपके पॉइंट फंक्शन के एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब चलिए आज के लेक्चर का हम लास्ट पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम इसको आज यहाँ एंड करेंगे, फिर हम कुछ और स्टार्ट करने वाले हैं। सो अब जो हमारा आज का टॉपिक है, अभी का लास्ट टॉपिक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा टॉपिक है कि मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हम जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, जब हम टीडी पढ़ते हैं तो 2 तरह के अप्रोच लेते हैं। एक अप्रोच लेते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लेते हैं। क्यों लेते हैं, स्टडी के लिए। और एक हम लेते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लेते हैं। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं, 2 तरह के अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के लेते हैं और एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर को लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर को लेते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, ना कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। एवरेज मॉलिक्यूल का बिहेवियर हम उठाते हैं और उससे जज करते हैं कि भाई हमें जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका अप्रोच हमें क्या रखना है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। सो अब हम जब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को लेते हैं तो हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर को लेते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में देखते हैं तो हम एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर को लेते हैं। जैसे मान लो अगर एक कंटेनर में एक हमारा गैस है, अगर हम बोले कि एक कंटेनर में हमने गैस रख लिया है, ये रहा हमारा कंटेनर और इसमें हमने बहुत सारे गैस पार्टिकल को फिल कर दिए हैं, तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या बोलता है कि पूरे के पूरे एवरेज, यहाँ से एक एवरेज उठा लो मॉलिक्यूल को और उसके बारे में स्टडी करो, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका प्रॉपर्टी समझो, तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, जब आप बहुत डेप्थ में एक एक इंडिविजुअल, एक एक मॉलिक्यूल को, आप एक मॉलिक्यूल को पकड़े हो,
यहाँ पे क्या है, एक एवरेज मॉलिक्यूल को पकड़ लिया है। और जैसे मान लो आप कोई गैस लिए, अगर हमको उसके बारे में स्टडी करना तो हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या करेंगे, गैस का एक पूरा टुकड़ा उठा लेंगे और उसका बिहेवियर देखेंगे, भाई उसका ठीक है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वो गैस किस तरह से बिहेव करता है। तो ये हमारा होगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। लेकिन मान लो इसी गैस में से एक मॉलिक्यूल को उठा लिया हम और इसी मॉलिक्यूल को हम स्टडी कर रहे हैं, उससे हम गैस के बाकी प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब देखो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कब वैलिड है ये आपको समझना होगा। देखो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कब तक वैलिड है, ये कंटिन्यूम कंसेप्ट तक वैलिड है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आप कब लगा सकते हो, टिल कंटिन्यूम कंसेप्ट। अब कंटिन्यूम क्या है ये समझो। देखो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है ना, इसको बस मैं आपको बता रहा हूँ, बस समझ लेना, सुन लेना। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज वैलिड टिल कंटिन्यूम, टिल कंटिन्यूम। अब देखो कंटिन्यूम क्या है, जब आप कंटिन्यूम बोलते हो इसका मतलब कि आप ऐसा मानते हो कि मैटर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी वाइड से ब्लैंक स्पेस नहीं है उसमें। कंटिन्यूम का मतलब क्या है कि मैटर इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस या फिर खाली स्पेस नहीं है, तो आप बोलते हो कि मैटर इज कंटिन्यूम। तो भाई माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कब तक वैलिड है, जब तक मीन फ्री पाथ, जब तक एक तो वैलिड है टिल कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट तक, टिल कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट यहां तक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वैलिड है। इसके अलावा ये तब तक वैलिड है जब तक मीन फ्री पाथ MFP लेस देन हो जाए सिस्टम डायमेंशन से। अब मीन फ्री पाथ क्या है वो समझो कि देखो मीन फ्री पाथ क्या है कि द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, कि भाई एवरेज डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल कोलिजन से पहले ट्रेवल कर लेते हैं वही उनका मीन फ्री पाथ होता है। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अगर आपको लगाना है तो दो चीज़ ध्यान रखना होगा कि एक तो ये कंटिन्यूम कंसेप्ट तक लगेगा। कंटिन्यूम कंसेप्ट क्या है कि भाई मैटर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई उसमें वाइड्स नहीं है, कोई गैप है ही नहीं उसमें, मतलब मैटर कंटिन्यूअस है। और ये कब लगा सकते हो, जब मीन फ्री पाथ जो है वो सिस्टम डायमेंशन से कम है। मीन फ्री पाथ को समझो, ये दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये दोनों मूव कर रहा था। अब मान लो यहाँ पे जाके ये और ये दोनों कोलाइड कर गया, टकरा गया, कोलाइड कर गया, तो ये जो डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल करा ना, ये जो डिस्टेंस, ये कोलिजन से पहले ये जो दूरी इसने ट्रेवल करी, यही आपका देगा MFP मीन फ्री पाथ, कि द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाने के लिए आपका जो MFP है मीन फ्री पाथ है वो सिस्टम डायमेंशन से कम होना चाहिए, जो पूरे सिस्टम का डायमेंशन उससे बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होता है ना, बड़ी ही आप समझ सकते हो, जब इंडिविजुअल गैस के पार्टिकल को उठाकर स्टडी करोगे इंडिविजुअली, तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत डेप्थ का कंसेप्ट है, ये बहुत ही फायदेमंद अप्रोच है। लेकिन इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसको हम रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी में यूज़ करते हैं, गैस फ्लो थ्योरी में यूज करते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, और स्पेस को एक्सप्लोरेशन में यूज़ करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज़ करते हैं। ये दो जगह हम इसको यूज़ करते हैं, रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी में यूज़ करते हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका TD का अप्रोच। दो तरह का अप्रोच हम लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक कब लेंगे, जब एवरेज मॉलिक्यूल के बिहेवियर को लेंगे। माइक्रोस्कोपिक कब लेंगे, जब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को लेंगे। ये कब तक वैलिड है, टिल कंटिन्यूम कंसेप्ट। कंटिन्यूम कंसेप्ट क्या है कि मैटर में कोई वाइड्स नहीं है, मैटर कंटिन्यूअस है। और MFP अगर लेस देन सिस्टम डायमेंशन होता है तो आप उसको बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को आप लगा सकते हो। MFP क्या है, मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बाय मॉलिक्यूल इज योर MFP। अगर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करें तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी में हम इसे यूज़ करते हैं। इस अप्रोच को यूज़ करते हैं, किसको, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को, और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी यूज़ करते हैं। सो गाइज यहाँ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे ना तो मैं बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ जो कि TD से जुड़ा हुआ है। हमने जो पढ़ा उसको क्वेश्चंस में लगा के देखेंगे कि क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी देने का कोशिश किया है टेक्निकली आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।